नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन देश की राजनीति में आए उस डिजिटल भूचाल पर जिसने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया मीम से निकली एक नई नवेली पार्टी काकरोच जनता पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना पहला और बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर इस युवा आंदोलन को देश के युवाओं का भारी समर्थन मिला। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ नई पार्टी युवाओं की आवाज़ बनकर अचानक उभरी है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने ग्रीन ओवर ग्रीड अभियान के जरिए इसी युवा और जेएनजी वोटर को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। और उसका निशाना क्या आदिवासी वोट है या कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने वाला मामला है। तो आज अटेंशन में सवाल सीधा है कि क्या मुख्य धारा की पारंपरिक राजनीति से परेशान देश का युवा इस नए विकल्प की तरफ मुड़ रहा है, और क्या पर्यावरण के नाम पर आदिवासी और युवा वोट बैंक को एक साथ साधने की कांग्रेस की रणनीति सत्ता पक्ष के लिए कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी। इन्हीं सुलगते और बड़े सवालों पर आज की बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का पर्यावरण कार्ड, राहुल के अभियान पर सियासत हार्ड। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों को भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लिहाजा राहुल गांधी के ग्रीन ओवर ग्रीड अभियान को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुलकर मैदान संभाल लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अक्सर देश में युवाओं, खासकर जेनजी की आवाज दबाए जाने की बात करती है और कई बार जन आंदोलनों का उदाहरण भी देती है। और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर युवा प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, तब कांग्रेस की भूमिका उतनी सक्रिय क्यों नहीं दिखती? क्या कांग्रेस सिर्फ पर्यावरण के बहाने आदिवासी वोट बैंक और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी खोई जमीन वापस पाने की रणनीति पर काम कर रही है? ग्रेट अंडमान निकोबार का पूरा जंगल उजाड़ने के लिए अडानी को जिस तरीके से समर्पित हुई है सरकार नरेंद्र मोदी की, इससे प्राचीन भारत की जो आदिवासी परंपराओं की जो सभ्यता है वो भी नष्ट होगी। ये केवल अंडमान निकोबार में नहीं हुआ है, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हजारों एकड़ में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, एक एप्लीकेशन मूव अप करें, आप भी उसमें जुड़े, इस अभियान में अपने आप का हिस्सेदार बनाएं। कांग्रेस का फोकस सिर्फ ग्रेट निकोबार तक सीमित नहीं है। पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी जल जंगल जमीन के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाने जा रही है। सिंगरौली में प्रस्तावित आंदोलन को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनिंदा दोस्तों को फायदा पहुंचाने और विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों, प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। राहुल गांधी जो अंडमान निकोबार के जंगलों की बात कर रहे हैं, उसके पीछे वन बचाने की नहीं, उनका जो हिडन एजेंडा है वो देश जानता है। अब रही बात पेड़ों की, तो जीतू पटवारी को पता होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र इस समय भी लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश रखता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। कांग्रेस के कितने नेताओं ने कब और कहाँ पेड़ लगाए, एक सूची इसकी भी वो जारी करें। राहुल गांधी ने देश के कोने में, आज वो 56 साल के हो गए, उनसे पूछे कि नेता ने उम्र में कहाँ पेड़ लगाए। तो राजनीति मत करिए। कुल मिलाकर ग्रीन ओवर ग्रीड सिर्फ एक सोशल मीडिया अभियान नहीं दिख रहा, बल्कि कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। सिंगरौली से लेकर आदिवासी बहुल इलाकों तक पार्टी जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि क्या पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक अभियान के रूप में चलाएगी या फिर उन युवाओं और जनसमूहों के साथ भी खड़ी नजर आएगी जिन्हें वह अक्सर बदलाव की ताकत बताती है। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये पर्यावरण कार्ड जनता के बीच कितना असर छोड़ता है।
या फिर बीजेपी इसे विकास विरोधी राजनीति बताकर कांग्रेस के नैरेटिव को कमजोर करने में सफल रहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है इंदौरिया जी आपका। और अभी विश्व पर्यावरण दिवस कुछ घंटे पहले ही बीता है, तो कांग्रेस को अगर इतनी चिंता है पर्यावरण की, और होना भी चाहिए, आप हम सबको होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, तो इक्का दुक्का एक वो फोटो ही डाल देते हैं जिस ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अपील की है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अडानी अंबानी को जंगल कटवा रहे हैं, कि भैया ये पौधा हमने भी लगा दिया है। खुद के फार्म हाउस पे लगा लेते हैं कांग्रेस के नेता, अगर पीसीसी में तो जगह है नहीं सामने, क्योंकि 3 तरफ तो वहाँ कंक्रीट की जंगल उगा हुआ है। तो बेहतर होता कि पहले खुद उदाहरण पेश कर देते। और दूसरा, राहुल गांधी जिस पर्यावरण ड्राइव की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार के द्वीप की चिंता, स्कूबा डाइविंग भी की है, और जिस आदिवासी युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनसे अच्छी तो वो काकरोच जनता पार्टी निकली जिसने आज अपनी ताकत दिखा दी। तो क्या कांग्रेस इतना युवा भी नहीं जुटा सकती थी, जो केवल अभी तक ट्विटर हैंडल पे ही वो टेक करके खेल कर रही है अभी तक? मनोज जी, कांग्रेस के संग दिक्कत यह है कि धीरे धीरे उसका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी कांग्रेस न तो अपने संग युवाओं को जोड़ पाई, ना ही अपने संग आदिवासियों को जोड़ पाई, ना ही अपने संग महिलाओं को जोड़ पाई, बल्कि कांग्रेस के साथ जो पार्टियां जुड़ी थी उन्होंने कई राज्यों में अपनी खुद की सरकार बना ली। तो कांग्रेस उस स्तर पर विरोध नहीं कर पा रही है या मुद्दों को नहीं चुना पा रही है जिस स्तर पर कांग्रेस एक समय क्या करती थी जी। अब जहां तक की बात है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, तो अब डायरेक्ट तो कांग्रेस आ नहीं पाएगी, क्योंकि जो कॉकरोच पार्टी है उसके संग यूथ एक तरीके से जुड़ गया है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना इसके बारे में, क्योंकि ये तो अभी प्रारंभ है। इसके पीछे निहितार्थ क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तो अभी आना बाकी है। जो एक्चुअल चेहरे हैं मेरे हिसाब से वो अभी नहीं दिख रहे हैं, वो समय आने पर दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों ना उमा भारती के पंचजा से प्रेरणा ली और जल जंगल जमीन यहाँ पर वो आ गए। तो मेरे को नहीं लगता कि इन 3 मुद्दों पर वो बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी। नहीं, इसी से मिलते जुलते मुद्दे पे तो ममता बनर्जी आई थी, माँ माटी मानुस। हाँ, माँ माटी मानुस को ममता। और क्या हुआ बंगाल में, क्या किया उन्होंने, किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो जल जंगल जमीन का ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा काफी पुराना मुद्दा हो चुका है, और ये मुद्दा उतनी गर्मी पकड़ेगा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रही है जी। अगर अपन मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 20 से 21% आदिवासी वोटर हैं। हो सकता है 2028 के चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में ये ड्राइव चलाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने कहा है कि इस मुद्दे से जुड़े लोग जुड़े। अरे भाई, आप मध्य प्रदेश में चलाते हैं इस मुद्दे को। आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को मैंने पेड़ लगाकर फोटो अखबार में डालते हुए नहीं देखा। तो पर्यावरण के प्रति एकदम से ये जो कांग्रेस का प्रेम है, ये आम आदमी की समझ के बाहर है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है मनोज जी। लेकिन ब्रजेश जी, युवा वोटर को पर्यावरण के नाम पर आप रिझाना चाहते हैं, और अच्छी बात है, रिझाना भी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले आपको पहल करना पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी एक आंदोलन होता है, कि हमने देखा कि अगर बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका में होता है, या कहीं भी होता है, तो हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि साहब जैन जी क्रांति करेगा। भाई, क्रांति करेगा वो तो तैयार बैठा है। काकरोच पार्टी का एक विकल्प मिला, वो तैयार होगा, उसके झंडे तले जुट गए कि एक उनका नेता आता है अभिजीत दीप के, एयरपोर्ट पर उतरता, सीधे जंतर मंतर आता और हजारों की भीड़ बड़ी संख्या में जुड़ जाती है, 6-7 घंटे प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? आप बार बार ये कह के क्यों खारिज कर देते हो कि अडानी अंबानी ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, या कोई एक नया दल आता है तो आप कह देते हो ये तो फलाना पार्टी की बी टीम है,
कभी आप अन्ना आंदोलन के लिए भी यही बात करते थे, लेकिन उसी केजरीवाल के साथ आप गलवैयाँ कर लेते हैं और अन्ना हजारे को साइड कर देते हैं, और अब इस पार्टी के लिए भी आप कह रहे हैं। तो अगर वाकई में आपको आदिवासी हितों की चिंता, पर्यावरण की चिंता, तो कांग्रेस के देश में लाखों वोटर हैं, लाखों कार्यकर्ता है, पहले उन्हीं से कह दिया जाए कि भैया अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे बीजेपी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम पे अभियान चलाए, ऐसे कांग्रेस अभियान चलाए, आदिवासियों की चिंता करे और फिर जनता के बीच जाए। लेकिन हो ये रहा है कि आपने एक स्कूबा डाइविंग करते हुए एक आपने फोटो डाल दी, वीडियो, तो बेहतर होता उसी अंडमान निकोबार पे एक पेड़ लगाते हुए आप फोटो डाल देते। लेकिन कांग्रेस की हालत वैसी उस बिल्ली की तरह हो गई जो छीके के नीचे बैठी है कि किस्मत से छीका टूटे और उसको दही मिल जाए। तो वैसे ही है, कहीं वो काकरोच पार्टी की तरफ देखती है, कहीं ये सोचती है कि जैन जी आंदोलन करेंगे तो उनको सत्ता की मलाई चखने को मिल जाएगी, या कोई दूसरा मेहनत करे और वो हासिल कर लें, खुद कुछ नहीं करना है। यदि कोई एक पेड़ लगाने की बात जो आपने कही, निश्चित तौर पर उदाहरण दे सकते थे। हमने देखा है कि आप ऐसे तमाम नेता हैं, आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, बिल्कुल सालों से पेड़ लगा रहे हैं, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय सीख लीजिए, उन्होंने पूरा एक वहाँ पे एक इस तरह से पितृ पर्वत बना दिया है, पूरा अभियान इंदौर से सीख लीजिए। आप सीखना चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ आलोचना करना है। कांग्रेस की स्थिति वो हो गई कि वो आलोचना करके सत्ता में आना चाहती है, जनता का भरोसा जीतना चाहती है। वो एक मॉडल नहीं देना चाहती है कि भैया इनका ये मॉडल है तो हमारा ये मॉडल है, अब आपको तुलना कर लीजिए किसका बेहतर है। बिल्कुल। तो ये जब वो जाएगी इस रूप पर, तब मुझे लगता है कि जनता उस पर भरोसा करेगी। वो मुद्दों की बात करती है, अब वो आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही। कहाँ से? अंडमान निकोबार से। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक था। चाहे आप सिंगरौली जाएंगे तो आप किसको साध रहे हैं? वोट बैंक को साध रहे हैं। आपका असली लक्ष्य क्या है? आप किस भ्रम फैलाना चाहते हैं या वाकई में आपको पर्यावरण की चिंता है? तो आप चला दीजिए चिपको आंदोलन। किसने रोका? कांग्रेस तो पूरे देश में है, कहीं पेड़ मत कटने दीजिए। भोपाल में 7,000 पेड़ कट जाते हैं, जो लोग हैं स्थानीय लोग वो आंदोलन करते हैं, एनजीटी तक जाते हैं। कांग्रेस कहीं दिखती है आपको? नहीं, बाद में होती है कि जो कटे हुए पेड़ है उन पे वो हार चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि देते हाँ, नजर बस आती वो है। फोटो खिंचाने के लिए काम आते हैं। फोटो भी आजकल पीसीसी के बाहर जाके नहीं खिंचा पाते। आंदोलन करना है तो उनको आंदोलन करते हैं तो कहाँ करते हैं? पीसीसी के बाहर करते हैं। आप जनता के बीच में जाइए, वो क्या सोच रही है, उसकी क्या परेशानी है। आपने कहा, ट्विटर पे कह दिया, आपने सोशल मीडिया पे कह दिया, अखबारों में कह दिया, टीवी चैनलों पे बैठ के कह दिया आपने बेरोजगारी है, युवा परेशान है, लेकिन आप क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हो? काकरोच पार्टी कर सकती है, जो कल को खड़ी हुई है, इतनी भीड़ जुटा सकती है। आप तो कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों से लड़ के आंदोलनवादी पार्टी है आपकी। तो एक तो आंदोलन ऐसा करके दिखा दीजिए जिससे सरकार हिल जाए, सरकार की चूल्हे हिल जाए और आपके कारण उसको बैकफुट पर आना पड़े। लेकिन ऐसा कर नहीं रही है, या करना नहीं चाहती है, या कर नहीं सकती है, जो परिस्थितियां उसकी है, क्योंकि संगठन उसका है नहीं। बिल्कुल। अपने अपने नेताओं के पीछे कार्यकर्ता चलते हैं, जब नेताओं का हित होता है वो आंदोलन करते हैं। अभी आप जीतू पटवारी को गाली दे दीजिए, यदि कोई उनके बारे में टिप्पणी कर देगा, आप देखिए सारे कांग्रेसी बाहर आ जाएंगे। यदि आप दिग्विजय सिंह के बारे में बोल दीजिए, आप किसी फला नेता के बारे में बोल दीजिए कांग्रेस के, सब आ जाएंगे कि साहब नेताजी का अपमान हो गया। जनता का जो अपमान हो रहा है, जनता के साथ जो समस्याएं हो रही, उन पर क्यों नहीं सड़क पर आते? आप आंदोलन क्यों नहीं करते? यदि एक औकात शब्द यदि कोई नेता बोल देता है तो आप पूरी विधानसभा में हंगामा मचाते हो, विधानसभा नहीं चलने देते हो। लेकिन वहीं विधानसभा आपको जो मुद्दों पे बात करने के लिए है उस पर बात नहीं करते हो आप। तो कांग्रेस को सोचना होगा कि वो किस रास्ते पर चल रही है, जनता क्यों भरोसा करे उस पर। तो उसको एक मॉडल देना होगा, उसे अभियान चलाना होगा। तो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, उसे करके दिखाना होगा कि देखिए साहब हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं तो अब 100 पेड़ लगा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा जनजागरण अभियान चलाएंगे, एक अभियान में तब्दील कर देंगे कि यदि हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा तो एक पेड़ लगाने के साथ होगा। तो एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे वो, देखिए कितनी चिंता है हमें। आप पेड़ लगाने का या पेड़ काटने का विरोध तो करते हैं। जयराम रमेश आप देखिए, जब पर्यावरण मंत्री थे, कई परियोजनाएं लटकी रही। तो क्या आप विकास नहीं चाहते हो क्या? दोनों एक ही साथ चलेंगे ना भाई। जब जयंती नटराजन थी तब तो कहा जाता था कि जयंती टैक्स लग रहा 10%, तो नहीं, पर्यावरण में ही थी वो। आप बताइए ना, आप उद्योगों का विरोध करेंगे इस आधार पर कि साहब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो फिर उद्योगपतियों के साथ आपकी जहाँ सरकारें हैं, जहाँ राज्य सरकार, वहाँ बैठते हैं, आप गलवैयाँ करते हैं, वहाँ उनको जमीन देते हैं। उद्योग भी जरूरी है ना,
तब रोजगार कैसे मिलेगा? तो आपको दोनों चीजों में एक संतुलन साधना होगा कि यदि पर्यावरण को कहीं नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कहाँ की जाए। यदि विकास भी साथ साथ चलेगा, पर्यावरण की सुरक्षा भी साथ साथ चलेगी, तब जाकर कहीं बेहतर होगा। आप एक मुद्दे पर किसी भी आदिवासी को, आज की तारीख में आप आदिवासी को भी बहला फुसला नहीं सकते हो कि साहब जंगल कट रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन ऐसी छिन रही खबर आई हमने है। खड़वा लेकिन जब बुरहानपुर में जंगल देखा कि वो आदिवासी जंगल को उजाड़ रहे हैं और वहाँ खेती कर रहे हैं। एक पहलू ये भी ऐसा भी है। तो आप देखिए आदिवासियों को भी तो रोजगार मिलेगा ना। हाँ, तो वो अब अपना अच्छा बुरा समझने लगे कि भैया उद्योग अलीराजपुर में आएंगे, सिंगरौली में आएंगे तो लोगों को रोजगार किसको मिलेगा? उन्हीं आदिवासियों को मिलेगा ना काम। जो आप एक तरफ कहते हो साहब पलायन करने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो भाई काम जब वहां मिलेगा, जब उद्योग लगेंगे तो वहीं काम मिलेगा। तो फिर आप दो चीजें आप नहीं कह सकते हो ना। आपको दोनों चीजों में संतुलन साधना होगा कि साहब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो क्या अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही? पहले तय तो करना पड़ेगा ना कि करना क्या है। लेकिन आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि खुद उमंग सिंगार आदिवासी हैं, 15 महीने पर्यावरण मंत्री भी रहे हो मध्य प्रदेश के, वो भी बता देते, अपना एक आंकड़ा पेश कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या ट्विटर पर ही डाल देते वो एक्स पर कि भैया ये मेरे वन मंत्री रहते हुए ये हुआ है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उजाड़ दिया। उनके समय जो कैंपा फंड मिलता था उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। लेकिन सवाल ये कि अंडमान निकोबार के बहाने आप क्या पूरे प्रदेश के या देश के आदिवासियों को साथ सकते हैं? क्योंकि सिंगरौली में भी आपने आदिवासियों का भी मुद्दा उठा रहे हैं कि जंगल कट रहे हैं, उनके लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं खदानों के लिए, और अंडमान निकोबार में भी। लेकिन किसी भी देश में अगर जब देश की सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम इंसान बचा रहेगा और देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तब क्या होगा? जी, जो ग्रेट निकोबार परियोजना है वो वैश्विक परिदृश्य पर भारत के लिए बहुत आवश्यक है। ये 8 अरब की परियोजना, 8 अरब डॉलर की परियोजना यूं ही नहीं है, बल्कि ये जो जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ गल्फ्स, उससे लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चटगांव, म्यांमार के कोपी बंदर में अपने बंदरगाह बनाकर भारत को एक तरीके से घेरा है, और इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ग्रेट अंडमान परियोजना, यदि ये निकोबार परियोजना लागू होती है तो भारत का दबाव अघोषित रूप से, और हम्बनटोटा तो चीन के पास गिरवी रखा है और ग्वादर खुद चीन बना रहा है। मलक्का ट्रैक पर पूरे पे भारत का कब्जा हो जाएगा, और इस मलक्का ट्रैक से ही चीन का 75 से 80% जो ऊर्जा है वो इसी ट्रैक से होके जाती है। यानी चीन इतना परेशान है इस परियोजना को लेकर कि भारत इस परियोजना को यदि कर लेता है। हम तो देख रहे हैं ना कि 32 किलोमीटर का होर्मुज स्ट्रेट जब इतना महत्वपूर्ण हो गया वैश्विक परिदृश्य में कि पूरा देश परेशान है, हिंदुस्तान भी उसकी वो भुगत रहा है। जी, तो ये बहुत अच्छी परियोजना है, और बस इसमें एक चीज जो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि इसमें एक तो मेरे ख्याल से 5 से 7 लाख के आसपास पेड़ कटेंगे, और शोम्पेन और निकोबारी जो जनजाति है उसके विलुप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, खतरा बताया जा रहा है। सवाल ये है कि हम क्या विकास नहीं करेंगे, हम क्या विदेशी आक्रामकताओं से अपनी रक्षा नहीं करेंगे, हम क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे? आखिर किस कीमत पर हम सुरक्षित रहेंगे? जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर बेचारे आदिवासी कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ऐसा बीच का रास्ता इसमें निकालना चाहिए जिसमें ये जनजाति भी सुरक्षित रहे। वन का जो क्षेत्र घटेगा उसको कहीं ना कहीं हम उसी जगह लगाने का प्रयास करें, बल्कि लगाएं, प्रयास के ऊपर लगाएं, मन लगाना चाहिए। भाई वो तो नियम ही है ना, एक के बदले 10 पेड़, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनजीटी की गाइडलाइन है, और इन्हीं शर्तों के साथ तो अनुमति दी गई है ना, तमाम शर्तें हैं उसमें पर्यावरण के लेकर। इसमें दिक्कत क्या है? हम ग्रेट निकोबार परियोजना को लागू क्यों नहीं करें? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। ये कहीं डीप उसका काम नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ बहुत अहम सवाल है, जो भारत की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम एक अपना खुद का बंदरगाह बनाएंगे, जो सिंगापुर को हमको 2000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता है उसके पोर्ट का यूज करने के लिए, हमारा वो बचेगा, हमारी एयर स्ट्रिप बनेगी, वहां पर एक कॉलोनी डेवलप होगी जिसमें 3-4 लाख लोगों के रहने का प्रस्तावित इंतजाम है। और इसके साथ साथ वहां पर ये जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी, गति मिलेगी।
तो हम क्यों नहीं इसको बनाना चाहते भाई, हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? और टूरिज्म के लिए तो खुद राहुल गांधी भी कह चुके आप अंडमान निकोबार आइए, इस द्वीप में घूमिए। लेकिन ब्रजेश जी, अभी हमने देखा 2-3 खबरें ऐसी आई हैं कि हमारे देश से लाइव फीड सीधे सीधे दुश्मन देशों को जा रहा था सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। दुनिया के कई देशों ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए चीन की कंपनियों को काम देने से मना कर दिया कि आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में अगर देश की सुरक्षा का बड़ा मामला है तो देश की किसी कंपनी को देना चाहिए, आपको दिया जा रहा है। अब आप कहोगे साहब ये कंपनी क्यों? अब कोई छोटा मोटा आदमी तो उसको इतनी बड़ी अरबों डॉलर की परियोजना कर नहीं सकता है, और जिसके पास संसाधन है वही कर सकता है। तो फिर केवल उस काम की जगह आप केवल उस कंपनी को क्यों निशाना बनाया जाए? हम किसी कंपनी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को, इतने बड़े काम को किसी दुश्मन देश की या दुनिया के किसी और देश की कंपनी को वो काम दे दें ताकि सारी चीजें उसके पास रहे और इन टाइम पर वो डाटा भेज दे हमारा, या लोकेशन पेजर ब्लास्ट जैसा हुआ था वैसा ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। का इंतजार करें हम। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, इन सब चीज़ों से कोई मायने नहीं है। वो सिर्फ अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। वो ये सेट करना चाहती कि हम उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों को ही सब कुछ दे देना चाहती है। वो ये जताना चाहते हैं कि हम देखो गरीबों के हित की बात कर रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है उनका मकसद ये नहीं कि उद्योगपतियों के वो खिलाफ हैं, या ये कह सकते हैं वो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों के खिलाफ होते बार बार चुनाव आयोग डाटा देता है कि भाई बीजेपी को 3000 करोड़ का चंदा मिला, कांग्रेस को 700-800 करोड़। तो बता दे कि भाई किस रेहड़ी वाले ठेले वाले ने दिया चंदा, किसी उद्योगपति ने दिया होगा ना। लिस्ट जारी कर दे कि भैया इस सूची में ना अडानी है, ना अंबानी है, ना टाटा है, ना बिरला है, ये पंचर की दुकान वाला मोहसिन है, सब्जी बेचने वाला लाला राम है, या टीवी की या साइकिल पे ठेला लगाने वाला कोई बंसीलाल है, उसने दिए हमको 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। देखिए मनोज जी, उस आंकड़े पे हम कब की बात करते हैं? 2014 के बाद की बात करते हैं ना। इसको पीछे ले जाइए यूपीए सरकार में और उससे पहले कांग्रेस की सरकार में, आंकड़ा उल्टा हो जाएगा। हाँ, होता ही है होता ही है ना। पहले कांग्रेस को चंदा मिलता था खूब, अब ये कांग्रेस की दुर्भाग्य देख लिए कि उनके नेताओं ने जेब में रख लिया, संगठन को नहीं दिया। तो अब बीजेपी के संगठन में आया तो उन्होंने देखी उनके कार्यालय आधुनिक हो गए, उन्होंने संगठन को मजबूत कर लिया। कांग्रेस की दुर्गति देख लीजिए कि वो कहते हैं साहब पीसीसी में अध्यक्ष उसको बनाएंगे, या कांग्रेस में प्रदेश की बागडोर उसको सौंपेंगे जो प्रदेश संचालित कर सके, पीसीसी चला सके, वो कार्यक्रम आयोजित कर सके। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है ना भाई। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। हमने देखा था जवाहर चौक पर बाकायदा कांग्रेस का कार्यालय बना मनोज जी, दुकान है जवाहर रोशनपुरा जी, आप देखिए रोशनपुरा पर कि भाई ये कार्यालय बना है, इन दुकानों से कांग्रेस का खर्चा चलता रहेगा, कार्यालय चलता रहेगा। ये पहला उदाहरण है कि पूरे देश में किसी पार्टी ने अपना पूरा प्रदेश कार्यालय किराए पे दे दिया था। अब आप देखिए पूरा किराए पे चल रहा है। आपने नया कार्यालय इंदिरा भवन खोल लिया है। हालत ये है कि आप चाय वाले के पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो चाय वाला वहां से दुकान लेके भाग गया। तो अब आपकी दुर्गति है, एसी आपके चल नहीं रहे हैं, आप वहाँ कर्मचारी रख नहीं रहे हो, छटनी कर दी आपने कोरोना काल, इसके बाद भर्ती की क्या। तो ये परिस्थितियां कांग्रेस ने अपने द्वारा निर्मित की गई है ना। और दूसरी तरफ देख लीजिए नेशनल हेराल्ड का मामला देख लीजिए, बड़े नेताओं को देख लीजिए, सबके जेब में पैसा है। तो ये नेताओं ने अपनी जेब भरी है। अब वो आरोप लगाते हैं साहब, चंदे पे आरोप लगा लेते हैं। तो मैंने जो कहा ना, पुराने चले जाइए आप 2014 से पहले, आंकड़ा उल्टा हो जाएगा। कांग्रेस के पास कितना चंदा मिलता था तो बीजेपी को कितना चंदा मिलता था। भाई चंदा हर जो सरकार है और दे तो वही उद्योगपति रहे ना, और दे रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को देना बंद कर दिया हो, आम आदमी पार्टी को और जो भी तीसरे दल हैं उनको देना बंद कर साहब थे तो उनके हमने देखा अडानी ने कहा जाता है ना मनोज जी, एक है औकात के अनुसार ही आप आदमी मेहरबानी करेगा। आपके घर आओगे तो आपको जितनी औकात होगी उस हिसाब से आपको पूछ परख होगी आपकी। तो कांग्रेस की अब औकात ही वैसी बची है तो क्या कर सकते। तो पहले आप अपनी औकात बढ़ाइए। ब्रजेश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। एक मोटा मोटी अनुमान है 2004 से 2013 के बीच देश भर में लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि जो है वो गैर वन परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई। 2004 से 2013 के बीच, और 2014 से 2024 के बीच लगभग 1,77,000 या 75,000 हेक्टेयर वन भूमि गैर वन कार्यों के लिए आवंटित की गई। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना अपने लिए। ये दिक्कत यही ना कि आंकड़े की बाजीगरी में आदिवासियों को उलझा सकते हो लेकिन युवाओं को नहीं उलझा सकते, और आप उम्मीद करो। और जनता भी समझदार है आलोक जी। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं आपको जी। भोपाल से होशंगाबाद जाते हैं, कांग्रेस शासन काल में आपको जाने में पसीने आ जाते थे। वो सड़क आज तक नहीं बन पाई थी। क्यों? क्योंकि आपने अड़ंगे लगा दिए उसमें। इसके बाद अब वो बन गई, आप 45 मिनट में चले जाओगे आप होशंगाबाद पचमढ़ी।
तो और ये अब नहीं होना चाहिए। और अब तो टेक्नोलॉजी का माध्यम से भाई ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ना और कि यही बना है ना, वन्य क्या जीव भी वन्यजीव सुरक्षित हैं, उनको कोई उनके लिए फर्क- कॉरिडोर रहे और आम जनता को भी सहूलियत रहे। लेकिन शायद ये दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि वो समझ नहीं पाती। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की राहुल गांधी जी की ग्रीन ओवर ग्रीड अभियान ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पर्यावरण और आदिवासियों के प्रति ये सहानुभूति सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है? और इतिहास गवाह है कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी जंगलों की बलि चढ़ी, और आज अचानक कांग्रेस को पर्यावरण की याद इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस को अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों और युवाओं के कंधों की जरूरत है। ये ग्रीन चिंता नहीं बल्कि वोट बैंक की ग्रिड ज़्यादा दिखती है। युवाओं का गुस्सा जायज़ हो सकता है, लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना नाम और बिना किसी ठोस नीति और विजन के सड़कों पर तमाशा करना देश का भविष्य नहीं बदल सकता। सिर्फ विरोध की राजनीति और युवाओं की भावनाओं को भड़काकर आप देश को कोई गंभीर राजनीतिक विकल्प नहीं दे सकते। तो बॉटम लाइन बहुत साफ है कि देश के युवाओं और आदिवासियों को बैसाखियों की नहीं बल्कि वास्तविक रोजगार और सुरक्षा की जरूरत है। कांग्रेस का एक ग्रीन डोम और कॉकरोच जनता पार्टी का अस्थायी यूथ ड्रामा देश की जनता को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज का टेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।